नाज़रीन, हम जंगों के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि जंगों के खतरात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ये उस वक्त और ज्यादा बढ़ रहे हैं जब इजराइल जो है वो चीजें उसके खिलाफ जाती उसको नजर आ रही हैं, और जब इजरायली डिफीट देखते हैं तो वो एस्केलेट करते हैं। इस वक्त इजरायली मीडिया की सबसे बड़ी खबर आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। इजरायली मीडिया ने कुछ देर पहले ये खबर दी है कि किसी भी वक्त इजराइल जो है वो लार्ज स्केल अटैक लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर लॉन्च कर सकता है। किसी भी लम्हे इजराइल लार्ज स्केल अटैक, फुल स्केल वॉर लेबनान के ऊपर जब लॉन्च कर सकता है, और ये वो जंग है जिसके खतरात के बारे में हम बहुत लंबे अरसे से बात कर रहे हैं, और अब सूरत हाल इस नहज के ऊपर जब वो पहुंच गई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम रेजिस्ट करेंगे, हमारे पास रेजिस्टेंस का राइट है, लेजिटिमेट राइट है, और हम पीछे नहीं हटेंगे और इजराइल का जब सामना करेंगे। यहां पर रीजन को फैसला करना है जो हिजबुल्लाह को डिसआर्मामेंट के लिए जब कोशिश कर रहा है, और लेबनीज गवर्नमेंट को जब फैसला करना है कि वो क्या करेंगे। और दूसरी तरफ जो है इजराइल ने एक और बॉर्डर के ऊपर जो कई दहाइयों से शांत था, वहां पर काम था, वहां पर भी एस्केलेशन कर दी है, और वो बॉर्डर है मिस्र का बॉर्डर, जहां पर कई दहाइयों से कुछ भी नहीं हो रहा, और जो एग्रीमेंट इनका 70s के आखिर में हुआ था, उसके बाद इजराइल और मिस्र में कभी कोई एस्केलेशन नहीं हुई। दूसरे बॉर्डर्स पर इजराइल की जंगें जारी रही हैं, लेकिन मिस्र के बॉर्डर पर कभी कुछ भी नहीं हुआ। तो उस बॉर्डर पर भी अब इजराइल ने एस्केलेट कर दिया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर जारी किया है, उसने मिस्र के बॉर्डर पर वॉर डिक्लेयर कर दी है। उसने कहा वी आर डिक्लेयरिंग वॉर इस बॉर्डर के ऊपर, और वो कह रहा है कि यहां से वेपन्स की स्मगलिंग हो रही है, इसलिए हम ये कर रहे हैं, और इस पूरे बॉर्डर को उसने जब वो क्लोज्ड मिलिट्री जोन है वो डिक्लेयर कर दिया है। ये एक सीरियस एस्केलेशन है जो मिस्र के खिलाफ जब वो की गई है। तो मिस्र को अब सोचना है कि वो तमाम तरह ऑपरेशन के बावजूद इजराइल का जवाब इस तरह से आ रहा है। आप देखेंगे मिस्र के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो नेतन्याहू के साथ मिलने के लिए गए, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद दी हुई। उधर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है ताकि एक लीगल कवर जो है वो दिया जा सके वेनेजुएला पर हमला करने के लिए। तो ये वहां पर तैयारियां इस हद पर पहुंच रही हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कांग्रेस को ब्रीफ कर रही है, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान अमेरिकन मीडिया के मुताबिक ट्रंप एक बात से डर रहे हैं, एक बात पर वो हेजिटेट हैं, एक बात से वो फियर के अंदर हैं। वो ये है कि उनको लगता है कि अगर वेनेजुएला पर हमला नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा। अगर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी और फिर भी प्रेसिडेंट मडोरो की रिजीम चेंज ना हुई तो फिर क्या होगा। और ऊपर से जो न्यूयॉर्क का इलेक्शन हुआ है इसने अमेरिकी सियासत को बदल के रख दिया है, और ट्रंप ये देख सकते हैं कि एक मोमेंटम उनके खिलाफ बन चुका है जो मिड टर्म इलेक्शंस में उनको मुकम्मल डिफीट जो है वो कॉस्ट कर सकता है। तो ऐसे में जंगें लॉन्च करना ये बहुत महंगा पड़ सकता है ट्रंप को, और जंगों के अंदर भी फेल्ड वॉर्स, मतलब एक तो वेनेजुएला की जंग, ऊपर से वो भी फेल हो गई कि रिजीम चेंज करने के लिए गए और वो भी ना हुई। तो ये तो डबल हो गया ना कि एक जंग लॉन्च की और उसमें भी फेलियर हो गया। तो इस पर अब ट्रंप और ज्यादा जब हेजिटेट कर रहे हैं। तो यहां पर जो इलेक्शन हुआ, ट्रंप की जो एरोगेंस थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रंप आप देखें जिस पॉपुलैरिटी के साथ आया है, और फिर जो उसकी पॉलिसीज थी, जिस तरह से वो सबको जब वो ट्रीट कर रहा था, तो उस एरोगेंस को जब वो बहुत बड़ा झटका लगा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं वो हेडलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो इस सेंचुरी को डिफाइन करेगी, यानी इस सेंचुरी को डिफाइन करने वाली बातों में से एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एनवीडिया के सीईओ की ये स्टेटमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसकी जो वर्थ है अब $5 ट्रिलियन हो चुकी है। $5 ट्रिलियन, यानी दुनिया में कोई ऐसी कंपनी, इवन अमेरिकन कंपनी भी एग्जिस्ट नहीं करती है जिसकी वर्थ $5 ट्रिलियन हो। और अमेरिका की जो सारी टेक्नोलॉजी खड़ी है वो एनवीडिया के ऊपर खड़ी है, क्योंकि एनवीडिया चिप्स बनाती है जो उनके फोन्स में इस्तेमाल होते हैं, जो उनके फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होते हैं, जो उनके ईच एंड एवरीथिंग यू नेम इट, और उसमें ये वाले चिप्स इस्तेमाल होते हैं। यानी जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है अगर उसमें से एनवीडिया की चिप्स निकाल दें तो कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब बाकी जो मैग्निफिसेंट सेवन्स हैं, टेस्ला है, ये है वो है, उनकी बहुत अहमियत है, लेकिन वो भी नहीं चल सकती अगर एनवीडिया ना हो। ठीक है, यानी जो चिप्स ये बनाते हैं उसी के ऊपर सारी इमारत उसके ऊपर खड़ी है। एनवीडिया के सीईओ क्या बात कर रहे हैं, चाइना इज गोइंग टू विन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस। यानी मैंने आपके सामने वो स्टेटमेंट रखी है जो सेंचुरी को डिफाइन करने वाली बातों में से एक बात है, और कर कौन रहा है मैंने इतनी लंबी तमहीद बांध कर आपको बताया है कि एनवीडिया का सीईओ जो है वो ये बात कर रहा है। कोई अल्लाह तआला ये बात नहीं कर रहा है, कोई वैसे ही नाम निहाद एनालिस्ट ये बात नहीं कर रहा है। जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जो कंपनी जिसके ऊपर सारी टेक्नोलॉजी खड़ी है, उसका सीईओ बात कर रहा है कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस जीतने जा रहा है, और इस सेंचुरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी टेक्नोलॉजी डिफाइन करेगी।
जिसके पास ये होगी वही ग्लोबल पावर का स्ट्रक्चर जो तय करेगा। तो इधर से ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट जारी की? ट्रंप कहते हैं वी आर बीटिंग चाइना एंड शी नोज इट। एक इंटरव्यू में उन्होंने जो है वो ये बात की, हम जीत रहे हैं और चाइना के सदर को ये पता है कि हम जीत रहे हैं, इसलिए वो हमारी बातें मानने पर मजबूर हुए। तो ट्रंप साहब जो वो खुद से क्या क्लेम कर रहे हैं उसके ऊपर लोग कितना यकीन कर रहे हैं, वो न्यूयॉर्क के इलेक्शन, और ना सिर्फ न्यूयॉर्क के इलेक्शन बल्कि बहुत सारी रियासतों में हुआ है, उन्होंने बता दिया है कि ट्रंप साहब की ये जो सेल्फ क्लेम विक्ट्री है और सेल्फ क्लेम गोल्डन एज है, इस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो आगे वो मोमेंट नजर आने वाला है कि जब अमेरिका ने यह फैसला करना है कि वो अपना जो फायदा है, अपना जो सर्वाइवल है, अपने अंपायर का जो सर्वाइवल है, उसको वो देखेगा या इजराइल को देखेगा, यानी अपने आप में और इजराइल में उसने फैसला करना है। तो आपने बिली वाली मिसाल तो सुनी होगी जब कि वो भी आग से बचने के लिए अपने बच्चे जो है वो नीचे दे लेती है। तो ये तो फिर जाहिर है कि एक ये दुनिया है, ठीक है, जिसमें खुद इजराइल ने क्या मिसालें जो है वो तय की हैं, क्या मिसालें उसने सेट की हैं। तो ये वो मोमेंट आगे आने जा रहा है, यानी चाइना इस तरह से राइज कर रहा है, चाइना इस तरह से तरक्की कर रहा है कि अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज हमास, हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह नहीं है। ये तो इजराइल ने अमेरिका को यहां पर ड्रैग कर लिया है कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमास को बना दिया। उनका असल चैलेंज चाइना है जो ये रेस विन करने जा रहा है। तो जब अमेरिकन हेजेमनी नहीं है तो इजराइल किधर है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है, ये वो चीज है, ये वो लड़ाई है, ये वो रेस है जो फलस्तीन के तनाजे को भी असरअंदाज करेगी, मिडिल ईस्ट को भी करेगी और सारी चीजों को असरअंदाज करेगी। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो इजराइल का प्रोपेगेंडा था अमेरिका में, वेस्ट में, यूरोप में, ये इतना फेक था कि इसके हवाले से बस एक बार वहां के लोगों की आंखें खुलने की जरूरत थी, क्योंकि इसकी कोई बुनियाद नहीं थी। जो रिलीजियस वो बुनियाद बता रहे थे, कोई वो इतनी कमजोर बुनियाद थी कि वो टक्कर कार्लसन के एक इंटरव्यू ने वो उड़ा के रख दी है। वो जो स्ट्रेटेजिक बुनियाद बता रहे थे वो कंप्लीटली इस वक्त चैलेंज हो चुकी है, क्योंकि इजराइल के जंगों ने तो अमेरिका को असल नुकसान पहुंचाया। तो जो बुनियाद के ऊपर उनका प्रोपेगेंडा खड़ा था वो कंप्लीटली चैलेंज हो चुका है। उस पर सिर्फ एक बार मसला यह था कि ये उस पर बात ही नहीं करने देते थे, इतना कंट्रोल था इनका कि उस पर बात ही नहीं हो सकती थी कि व्हाई वी आर सपोर्टिंग इजराइल, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो एक बार जब लोगों के सामने हकीकत आई है, जब न्यूयॉर्क में खड़े होकर एक मेयर ने यह कहा है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और मैं तो इसके वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार करूंगा, तो लोगों ने जाकर देखा है कि रियलिटी क्या है। तो इस तरह तो कभी बात हो नहीं सकी, यह बुनियादी वजह है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं हिजबुल्लाह के ऊपर। वैसे इजराइल एक ऐसी एंटिटी है जो अपना सर्वाइवल मुसलसल वायलेंस के अंदर जो वो देखती है, और फिर नेतन्याहू और जो कि अपनी इत्तेदार जो है वो मुसलसल जंगों के अंदर देखता है। देखिए, आज भी अगर जंग अनाउंस कर दी जाती है कि परमानेंट सीज फायर हो गया है, जंग खत्म हो गई है, इजराइल अपनी विक्ट्री क्या क्लेम करेगा, क्या बयान करेगा, ठीक है ना। तो ये बुनियादी वजह है। और हिजबुल्लाह के हवाले से इजराइल इस वक्त ये कैलकुलेट कर रहा है कि देखिए, हिजबुल्लाह के खिलाफ है लेबनीज गवर्नमेंट, रीजन सऊदी अरेबिया वगैरह, वो हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट जब वो चाहते हैं। तो अगर बाहर से एक और अटैक कर दिया जाता है जिसमें सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है और उसका मलबा फिर हिजबुल्लाह के ऊपर जब वो डाला जाता है कि हिजबुल्लाह की वजह से ये जंग हुई है, तो इसके नतीजे में या तो हिजबुल्लाह कोलैप्स हो जाएगी या लेबनान के अंदर एक सिविल वॉर छिड़ जाएगी। ये उनकी इस वक्त कैलकुलेशन है। तो लेबनान को फैसला करना है, लेबनीज गवर्नमेंट को, रीजन को फैसला करना है। इजरायली मीडिया की खबर है, इजरायली आर्मी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मिलिट्री इंटरवेंशन इन लेबनान। हिजबुल्लाह विल नॉट बी अलाउड टू बोल्स्टर इट्स स्ट्रेंथ एंड रिटर्न टू व्हाट इट वाज बिफोर द वॉर। हिजबुल्लाह को हम मजबूत नहीं होने देंगे, ताकतवर नहीं होने देंगे। तो ये एक जवाब है जो वो इस्तेमाल करते हैं। इजरायली आर्मी is preparing for the possibility of engaging in new round of fighting against Hezbollah soon। ठीक है ना, किसी भी वक्त ये हमला लॉन्च किया जा सकता है। For many weeks and months हम ये बात करते रहे हैं कि ये जंग होगी। इससे पहले आप देखिए, कुछ घंटे कबल जो है वो यमन की क्या अनाउंसमेंट आई कि हम इजराइल के साथ एक और राउंड जो है वो नागुजीर देख रहे हैं, और नेतन्याहू और कात्ज और इन सब की मीटिंग भी हुई है यमन के हवाले से। अब इजराइली मीडिया कह रहा है कि लेबनान पर हमला होने जा रहा है और ईरान की जंग वो आपके सामने मुसलसल। तो ये एक बहुत बड़ा आतिशफिशा है जो फटने जा रहा है। और मिस्र, ठीक है ना, मिस्र जो है इजराइल के साथ उसने मुकम्मल कॉपरेशन रखा है, दहाइयों तक रखा है, और 2 साल के अंदर भी मिस्र ये जो कुछ होता रहा, मिस्र जो है वो इजराइल के साथ ट्रेड कर रहा था। तो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो मिस्र के साथ बॉर्डर है उसको क्लोज मिलिट्री जोन करार दे दिया जाए। ये सीरियस लेवल की एस्केलेशन है, यानी क्लोज मिलिट्री जोन से मुराद यह है कि वो वहां पर ऑपरेशंस लॉन्च करने जा रहे हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने बाकायदा कहा है कि डिक्लेयरिंग वॉर, कि वो इस एरिया में वॉर डिक्लेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से स्मगलिंग हो रही है, तो हम जब यहां पर वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। क्लोज मिलिट्री जोन जब इसको करार दे दिया गया है, जैसे लेबनान का बॉर्डर जब वो क्लोज मिलिट्री जोन था, तो अब ये भी। तो बेन गवर ने इस फैसले को जब वो वेलकम किया है, और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि मौजूदा जो सूरत हाल है ये इजराइल के लिए एक डेंजरस सूरत हाल है। इट इज पोजिंग अ डेंजर टू द स्टेट ऑफ इजराइल,
اور اس طرح سے اس لیے ہم جب یہاں پر یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہے مصر جس کا کوآپریشن تھا اسرائیل کے ساتھ, اور یہ ہے آگے سے اسرائیل کا جواب. تو مصر دیکھیں, مصر جو ہے نا, اب دیکھیں السیسی جو ہے وہ جب قطر پر حملہ ہوا تو وہ قطر میں اجلاس کے لیے گئے, تو وہاں پر مصر نے یہ پرپوز کیا کہ ہمیں ایک جوائنٹ عرب فورس اسرائیل کے خلاف بنانی چاہیے, جس میں یو ای نے مخالفت کی اور وہ فورس نہیں بن سکی. اور السیسی جو ہیں وہ کافی ناراض ہو کر وہاں سے واپس لوٹے, کیونکہ وہ بہت امید کر رہے تھے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ بھئی قطر پر حملہ ہو گیا تو اب تو یہ راضی ہو جائیں گے, لیکن گلف جو ہے وہ راضی نہیں ہوئی, تو وہ جوائنٹ فورس ہے وہ نہیں بنا. تو مصر جو ہے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہو, اسرائیل کے ساتھ وہ کوپریشن بھی ان کا جاری ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ سب مثال کے طور پہ وہ چائنا سے بھی اسلحہ لے رہے ہیں, وہ سینائی کے اندر بھی اپنی طاقت جو وہ بڑھا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ بھائی یہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوپریشن, ہماری تابعداری کام نہیں آئے گی. تو اب ان کو مزید بڑے فیصلے کرنے ہیں, کیونکہ اسرائیل نے مصر کے بارڈر کے اوپر بھی جنگ جو ڈکلیئر کر دیا. کتنی یہ سیریس, اس لیے آپ دیکھیے مصر جو ہے وہ کس کے ساتھ اس وقت تعلقات بڑھا رہا ہے, ٹرکی اور ایران کے ساتھ. حالانکہ یہ دو وہ ملک ہیں جن کے ساتھ مصر کے شدید اختلافات رہے ہیں, شدید ایشوز موجود تھے ان کے, ٹرکی کے ساتھ اور ایران کے ساتھ فار ڈیکیڈز. اس وقت مصر سب سے زیادہ قریب ان ملکوں کے آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ملٹریلی سامنا کرنا ہے, تو ملٹری پاورز تو یہ دونوں ایران اور ٹرکی. ادھر حماس کے جو لیڈرز ہیں ان کی ٹرکی کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ٹرکی اینڈ حماس نے ڈسکس کیا ہے کہ غزہ کے اندر نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ کیا ہوگا. ٹرکی کے جو ملٹری انٹیلیجنس چیف ہیں جو وہاں مذاکرات کے اندر بھی موجود تھے, وہ حماس کے جو سربراہ ہیں خلیل الحیا, ان کے ساتھ استنبول کے اندر ملاقات انہوں نے کی ہے, اور نیکسٹ فیز جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے, اور اس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیا کمپلیکس جو ایشوز ہیں اور اسرائیل کی وائلیشنز ہیں وہ اس کے اندر جو وہ ڈسکس کی گئی ہیں. اور ساتھ ریجن ریمینز آن ہائی الرٹ, ریجن جو ہے اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے, اور انٹیلیجنس چیف اور ریزسٹنس چیف کی جو وہ ملاقات ہو رہی ہے. کینیڈا میں کیا ہوا ہے, کینیڈا میں یہ ہوا ہے کہ ایک ایونٹ ہو رہا تھا, اور اس ایونٹ میں کینیڈا نے الاؤ کیا دو اسرائیلی فوجیوں کو جو کہ امریکن نیشنل بھی تھے لیکن اس میں آ کر لڑ چکے ہیں, یعنی اسرائیلی نیشنل بھی تھے امریکن نیشنل بھی تھے, ان کو ایونٹ میں الاؤ کیا. اس پر وہاں کے لوگوں کو غصہ آ گیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پر جا کر دھاوا بول دیا. اریسٹ آف دا سیورل پیپل who stormed a building in Toronto, جہاں پر ایک ایونٹ آرگنائز ہونے جا رہا تھا, وہ پہلے لوگ پہنچ گئے اور وہ ایونٹ ان کو کینسل کرنا پڑا. تو یہ وہاں ویسٹ کے اندر صورتحال ہے. یہاں جو مغربی کنارہ ہے, جو ویسٹ بینک ہے, اس کے حوالے سے آج رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جو آلو کی ہارویسٹنگ کا سیزن تھا, یہ دہائیوں کے بعد سب سے مشکل ترین سیزن تھا, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اسرائیلی سیٹلرز نے اٹیک کیے, اور جو آلو کے کھیت تھے ان کو وہ کلوز ملٹری زونز قرار دے دیا کرتے تھے, اور دے رہے ہیں اس وقت بھی. اور یہ ویسے پرانی کلونیل جو ہے وہ پلے بک ہے, جس میں وہ جو نیٹیوز ہوتے ہیں ان کا جو اکنامک ریسورس ہوتا ہے اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. زیادہ تر جو نیٹیوز ہیں چونکہ ان کی اکانومی ماڈرنائز نہیں ہوتی, تو وہ ایگریکلچر, لینڈز اور مال مویشی, اس کے اوپر ان کی اکانومی چل رہی ہوتی. تو آپ یہ ساری کلونیل تاریخ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو وہ آ کر ڈسٹرائے کرتے ہیں تو ان کی ایگریکلچر لینڈز کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, ان کے مال مویشیوں کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, تاکہ ان کا جو اکنامک ریسورسز ہیں ان کو تباہ کیا جا سکے. تو آلو کھیتوں کو انہوں نے یہاں پر یہ کیا ہے. This year's olive harvest season in the West Bank is the most difficult and dangerous in decades. یہ اس وقت سیزن جاری ہے, فلسطینی اپنے کھیتوں میں جا رہے ہیں, ان کے اوپر جب اٹیکس ہو رہے ہیں. دوسری طرف زہران ممدانی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک اتنی بڑی تبدیلی لے کر آ چکے ہیں کہ اس کے ابھی اثرات بھی آنے ہیں اور اس کی ڈائمنشنز بھی ابھی جب ڈسکس ہو رہی ہیں. زہران ممدانی نے دراصل ایک گلوبلسٹ سسٹم, گلوبلسٹ ایلیٹ جو نیو یارک میں بیٹھی ہے اس کو ڈیفیٹ کیا ہے, اور یہ جو ایلیٹ ہے یہ اراؤنڈ دی ورلڈ بھی بہت سارے جو آرمڈ کانفلکٹس جاری ہیں اس کو فنڈ کرتی ہے, اور یہ وہی سسٹم ہے جس کو انہوں نے شکست دی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ مکمل سپورٹ بھی کر رہا تھا غزہ میں. مثال کے طور پہ یہی ایلیٹ ہے جو میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے, یہی ایلیٹ ہے جو بڑی ٹیک کمپنیز کو کنٹرول کرتی ہے, جو بڑی ٹریڈ کمپنیز کو کنٹرول کرتی ہے, جو شپنگ کمپنیز کو کنٹرول کرتی ہے, اور وہ یہاں مکمل اسرائیل کی سپورٹ کر رہے تھے. تو اصل میں جو یہ گلوبل ایلیٹ کو شکست ہوئی ہے یہ وہی اسٹرکچر ہے جو غزہ میں سپورٹ کر رہا تھا, اور بہت سارے دنیا کے باقی جو آرمڈ کانفلکٹس ہیں ان کو بھی فنڈ کر رہا تھا. اور 30 کے قریب بڑے بلینئرز انہوں نے آخری درجے کا اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا زہران ممدانی کو شکست دینے کے لیے, اور ملینز آف ڈالرز انہوں نے جھونک دیے. ایون آخری ویکس کے اندر تو کچھ بلینئر جو ہیں انہوں نے اپنی اتنی دولت جھونکی ہے, ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر جھونک دیے گئے کہ زہران ممدانی کسی طریقے سے نہ جی سکے. اور پھر یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی اس لیے بھی ہے ناظرین کہ زہران ممدانی کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس کے تحت کسی بھی کینڈیڈیٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ ہرایا جا سکتا تھا, بلکہ اگر اس میں یہ چیزیں ہوتی تو اس کو تو نیو یارک میں ایک نوکری تک نہیں مل سکتی تھی, کیونکہ سب سے بڑی چیز کہ وہ اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں,
फिर वो सोशल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के हामी हैं, ठीक है। ये कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है, इसमें ये बात जरूर ध्यान में रख लें। जैसे बार बार ट्रम्प क्लेम करते हैं या जैसे चाइना रशिया में सिस्टम, वो नहीं। सोशल जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है जो जोहरान ममदानी बताते हैं, वो ये है कि जो वेल्थ है वो चंद अफराद के पास नहीं होनी चाहिए, बस इसमें ये बुनियादी फर्क है। यानी चाइना में तो एक अलग जो सिस्टम है, और ट्रंप ने जोहरान को एक ऐसा ही बंदा पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी कि ये तो बहुत डेंजरस कम्युनिस्ट है। उनका सिर्फ बुनियादी बात ये थी कि वेल्थ जो चंद लोगों के पास आ गई है, वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो उनके पास नहीं होनी चाहिए, और जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उसमें पैसा ज्यादा जाना चाहिए, यानी लोगों की फलाह बहबूद के लिए पैसा ज्यादा जाना चाहिए, बस ये बात ही। तो उसको लोगों ने जब पसंद किया है, तो जनाब अली ये 30 और इलोन मस्क, खुद इलोन मस्क इस वक्त सबसे ज्यादा वहां पर पैसा, और ट्रंप ने तो न्यूयॉर्क के लोगों तक को धमका दिया कि जनाब अली मैं तो फंड जो है वो बंद कर दूंगा। तो जोहरान ममदानी के अंदर, यानी वो इजराइल की सबसे बड़ी खुलकर मुखालफत करने वाले, और देखिए इनके मजहब के लोगों की नहीं, जो न्यूयॉर्क के अंदर रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी आबादी ने जोहरान ममदानी को वोट दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं इजराइल जो ज़ायनिस्ट हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और जोहरान ममदानी ने अपनी स्पीच में कहा इनके लोगों को कि आपकी जो प्रोटेक्शन है, आपकी जो वेलफेयर है, उसके लिए मैं काम करूंगा। तो ज़ायनिस्ट जो है ना, वो असल सबके लिए मसला है। तो मुस्लिम होना, फिर सोशलिस्ट होना, फिर इजराइल के खिलाफ खुलकर बात करना, ये तो वो सारी चीजें हैं कि बड़ी आसानी के साथ किसी ऐसे कैंडिडेट को हराया जा सकता है। इवन मैंने आपको बताया कि ऐसे बंदे को नौकरी तक न्यूयॉर्क नहीं मिल सकती अगर वो इजराइल के खिलाफ बात करे। तो वो न्यूयॉर्क का मेयर बना है, और यानी वो पूरा स्ट्रक्चर, वो पूरा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा था। तो फिर इसमें जेन जी की नजीर जीत हुई है, वही जेन जी जिसने इतनी बड़ी तहरीक जो वो गजा के लिए चलाई है। तो उस जेन जी की जब वो जीत हुई है, और वो जेन जी जो है वो यूरोप में बैठी हुई भी इस इलेक्शन को देख रही है, और इवन जो जेन जी है वो तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं वहां पर भी बैठी हुई इस इलेक्शन को देख रही है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जेन जी से बहुत ज्यादा मजीद पावरफुल हुई है, और जो डेमोक्रेट्स बिल्कुल कॉर्नर हो गए थे, उनको एक नया मोमेंटम जब मिला है, उनको एक नई डायरेक्शन मिली है, उनको एक नया सिग्नल मिला है कि आगे उन्होंने अपनी सियासत को कैसे लेकर चलना है। देखना 3-वे रेस थी जिसमें जोहरान ममदानी जीते हैं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका अपना कैंडिडेट यहां पर मौजूद था, फिर रिपब्लिकन कैंडिडेट मौजूद था, फिर जो है वो बिलियनर्स की फंडिंग थी। तो 3-वे रेस है जिसमें जोहरान ममदानी जब जीते हैं। बड़े बड़े जो डेमोक्रेट्स लीडर हैं उन्होंने आखिरी वक्त तक जो है वो जोहरान ममदानी को इंडोर्स नहीं किया, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसको बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो कहा जा रहा है, और इसने उस पूरे स्ट्रक्चर को जब हिला के रख दिया। और जो इनके बड़े बड़े बिलियनर्स वहां पर बैठे हुए हैं और इजराइल को फंड करते हैं, तो उनकी जो दौलत है और दौलत को जमा करने का जो तरीका है वो भी ऑन स्टेक है। इसलिए तो वो नहीं चाहते थे कि ये जीते, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं उनके ऊपर जब टैक्स लगाऊंगा और नेतन्याहू अगर आएगा तो मैं उसको गिरफ्तार करूंगा। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और फिर बाकी रियासतों में भी इलेक्शंस हुए हैं, पेंसिल्वेनिया में, जॉर्जिया में, कैलिफोर्निया में, बाकी बहुत सारी रियासतों में इलेक्शंस हुए हैं जिसमें डेमोक्रेट्स, इसको ब्लू वेव की वापसी जब करार दिया जा रहा है, यानी डेमोक्रेट्स की वापसी। जो सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, ट्रंप ही ट्रंप है। और एक कल जो इलेक्शन हुआ, एक जगह तो जेडी वैंस के भाई खड़े थे, वो भी हार गए। यानी इतना बड़ा धक्का ट्रंप को लगा है। तो अब ट्रंप अगर उसी पॉलिसीज को जारी रखते हैं, और इतनी वो सोच रहे थे कि वो जो भी कर रहे हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं, तो इससे साबित हुआ कि नहीं, अब या तो वो अपनी पॉलिसी बदलेंगे या फिर मिड टर्म इलेक्शन में वो जीतने नहीं जा रहे, क्योंकि डेमोक्रेट्स की मजबूरी है कि वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, इजराइल की फंडिंग नहीं। और फिर देखिए बहुत सारे जो कांग्रेसमैन हैं उनको इस इलेक्शन के साथ ये मैसेज गया है कि एपेक की फंडिंग अब उनकी कामयाबी की जमानत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस है और इसके बहुत सारे असरात जब वो आएंगे। अब जैसे न्यूयॉर्क टाइम देखिए, ये उसी ग्लोबलिस्ट एलीट कंट्रोल करती है ना इसको, और जिस तरह से ये गजा के लिए रिपोर्टिंग इसने की है, क्या लिख रहा है, कहता है चाइनाज एजेंट जोहरान विंस इन न्यूयॉर्क। चाइना का एजेंट जब जोहरान को डिक्लेयर, यानी कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। और ट्रंप ने कहा कि जोहरान की ये जो स्टेटमेंट है कि टर्न द वॉल्यूम अप, ये बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट है। तो ट्रंप क्रिटिसाइज ममदानीज टोन, सेज ऑफ टू बैड स्टार्ट। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। यानी असल जो धचका है कि देखिए इजराइल की सपोर्ट इजरायली लॉबी करती है, इजरायली लॉबी को ताकतवर वो इलीट बनाती है, बिलियनर्स बनाते हैं जो वहां पर बैठे हैं, और एपेक बनाती है, क्योंकि एपेक हर कांग्रेसमैन की कामयाबी की जमानत वो देती है, वो फंड करती है, वो जीत जाता है और कांग्रेस में जाकर इजराइल के लिए काम करता है। वो पूरा स्ट्रक्चर चैलेंज हो गया, ये बुनियादी तब्दीली है जो आई है। अच्छा, अब वेनेजुएला के हवाले से जनाब अली वॉल स्ट्रीट जर्नल ये लिख रहा है कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जो है ये लीगल जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स तैयार वगैरह कर रहा है कि प्रेसिडेंट मडूरो के खिलाफ, वेनेजुएला के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन जब लॉन्च किया जा सके। लेकिन एक मसला है, और मसला यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस खौफ के अंदर हैं, ही फियर्स कि अगर हमला कर दिया और फिर भी प्रेसिडेंट मडूरो ने स्टेप डाउन ना किया तो फिर क्या होगा। ट्रंप इज रिजर्व्ड इन फ्रंट ऑफ हिज सीनियर आइड्स रिगार्डिंग लॉन्चिंग अ मिलिट्री ऑपरेशन टू ओवरथ्रो द वेनेजुएला प्रेसिडेंट। रोबियो और बाकी सारे कह रहे हैं हमें हमला कर देना चाहिए, लेकिन ट्रंप अभी तक रिजर्व हैं और इन फियर हैं कि अगर हमला कर दिया
اور پھر بھی کامیابی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اوپر سے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد تو اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی جنگ کرنا جس کو رکوانے کے وعدے ٹرمپ کر کے آئے تھے، اور اوپر سے ایک فیلڈ وار کرنا، اور ٹرمپ نے اب تک کی جتنی پالیسیز تھیں لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، برے طریقے سے ریجیکٹ کر دیا. تو اب ٹرمپ کو جو ہے وہ پالیسیز وہ لے کر آنی ہے جو وہ پالیسی نہیں جس میں وہ خود کہے کہ گولڈن ایج سے گزر رہے ہیں، سیلف کلیم وکٹری، یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا یعنی کہ تختہ الٹ گیا ہے. اور ٹرمپ صاحب تو ادھر سوچ رہے تھے کہ وہاں تختہ الٹنا، یہ کرنا ہے. خود ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا جو اقتدار ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ اس کو ڈیمیج ہوا ہے. اور مڈ ٹرم الیکشن یہ بالکل ہے کہ وہ نہیں جیت سکتے. تو مڈ ٹرم الیکشن تو 2026 میں ہونے ہیں، 2026 شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی کیمپین شروع ہو جائے گی، اور ڈیموکریٹس تو اسی الیکشن کے مومنٹم کو لے کر اپنی کیمپین شروع کر دیں گے. تو ٹرمپ کو اس مومنٹم کو توڑنا ہے. وہ جو پالیسیز لے کر چل رہے ہیں، اسرائیل کی سپورٹ، جنگیں، اس کے تحت تو پھر اس سے بھی بڑا نتیجہ ان کے خلاف آئے گا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.